असल मायने में बायजूस आज जिस संकट से गुजर रहे हैं, उस संकट की चर्चा इसलिए हो रही है कि कभी यह कंपनी $22 बिलियन के वैल्यूएशन पर थी। $22 बिलियन के वैल्यूएशन का जो नंबर है, वो भारत की एक पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने में कामयाब हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल एडटेक के अंदर एजुकेशन वाया टेक्नोलॉजी ऑन इंटरनेट कराने के कारण सुर्खियों में आया था। आज रविंद्रन पर आरोप है कि उन्होंने प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जरूरी कागजात कोर्ट को उनके लगातार आदेशों के बावजूद नहीं दिखाए। इसके चलते सिंगापुर अदालत ने उनको आदेश नजरअंदाज करने के चलते इस प्रकार का फैसला सुनाया है। अब थोड़ा सा बायजूस के बारे में जान लीजिए। बायजू असल में एक सरनेम है, रविंद्रन बायजू नाम है। बायजू की कंपनी बायजूस और बायजूस का द लर्निंग ऐप नाम से प्रोडक्ट हुआ करता था, एक एप्लीकेशन हुआ करता था। जैसे आज आप खाने के अंदर स्विगी जोमेटो सुनते हैं, ऐसे पढ़ने के लिए एक समय पर बायजूस हुआ करता था। बायजूस एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपनी थी जिसकी जो ओरिजिनल कंपनी थी उसका नाम थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड था। बायजूस ब्रांड था तो उसकी एक कंपनी का नाम थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड था। यहां पर डिजिटल लर्निंग मटेरियल, वीडियो लेसन, इंटरेक्टिव सिमुलेशन से अवेलेबल तमाम प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के स्किल बेस्ड तमाम प्रकार के कोर्सेज यहां पर उपलब्ध थे। इसके संस्थापक थे रविंद्रन बायजूस। अब रविंद्रन बायजूस की कहानी कुछ इस तरह से है कि आप केरला में जन्मे, 1980 में आपका जन्म हुआ। आपके माताजी पिताजी टीचर थे, माताजी मैथ्स की, पिताजी फिजिक्स के, और आपने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कन्नूर से बीटेक किया था। यह उस दौर की बात थी जिस समय कैट का बूम आया था। 2003 में आपने कभी कैट की तैयारी की और 100 आउट ऑफ 100 परसेंटाइल प्राप्त की। शुरुआत में जब खुद ने स्कोर अच्छा किया तो अपने दोस्तों को भी वही सब पढ़ाया, तो उन्होंने भी अच्छा स्कोर किया। इन्होंने फिर से एग्जाम लिखा, उसमें फिर 100 आउट ऑफ 100 आए, और इन्होंने जिनको पढ़ाया उनके भी इसी तरह की परसेंटाइल आना शुरू हुआ। वो दौर इंडिया के अंदर आईआईएम से एमबीए करने का, कैट के थ्रू एमबीए करने का एक लंबा बूम का समय था। उस समय इनकी पढ़ाई हुई ट्रिक्स, इनके पढ़ाए हुए एक्सप्लेनेशन ने कैट में लोगों की बड़ी मदद करी। और ये जो कैट एग्जामिनेशन था, इसके बाद लोग इन्हें पढ़ने के लिए स्टेडियम तक में आना शुरू हुए। क्लासरूम्स छोटे पड़ते चले गए, पॉपुलैरिटी इस हद की कि इन्हें अपनी क्लासेस दक्षिण भारत के कई स्टेडियम्स में लगानी पड़ी। लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए वर्ष 2011 में इन्होंने अपनी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ के साथ मिलकर के थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी शुरू की। यह कंपनी शुरुआत में जिस तरह से एमबीए के कोर्सेज की तैयारी करा ही रही थी, धीरे धीरे 2013 में मणिपाल ग्रुप के चेयरमैन रंजन पाई और इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ मोहन लाल पाई ने इनकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसके बाद इन्होंने अपने काम को बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे यह कंपनी डिजिटल लर्निंग के क्षेत्र में तेजी से बढ़ने लगी। 2015 में कंपनी ने अपना सबसे पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया। 2016 में $145 मिलियन और 2017 में $70 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लिया। इसके बाद इन्होंने अपना विस्तार नहीं रोका। धीरे धीरे इन्होंने शाहरुख खान और मोहनलाल जैसे स्टार्स को अपने विज्ञापन के अंदर एज ए ब्रांड एंडोर्स करने के लिए एम्बेसडर यूज करना शुरू किया। इनके प्रोडक्ट्स धीरे धीरे सेल पकड़ने लगे। 2019 में 50,000 से भी ज्यादा कर्मचारी रखते हुए इन्होंने कंपनी का प्रदर्शन बेहतरीन स्कोर किया। इसी बीच में इनको 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन यानी कि एक यूनिकॉर्न का स्टेटस 2019 में मिला। जिस समय देश में कोरोना आने वाला था, उस समय इनकी वैल्यूएशन पर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हुआ। चर्चा $5.5 बिलियन तक पहुंच गई। कोरोना के काल में कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो तेजी से बढ़ने लगा। 19-20 में इन्होंने $1 बिलियन का, लगभग $800 मिलियन बताया गया, और इधर उधर सोर्सेस से $200 मिलियन इन्होंने फंड रेज किया। कंपनी की वैल्यूएशन $22 बिलियन पहुंच गई। कंपनी के द्वारा जिस तरह से कोरोना काल के अंदर अपना जो काम बढ़ाया गया, उस दौरान इन्होंने कई कंपनीज जैसे व्हाइट हेड जूनियर, आकाश, ग्रेट लर्निंग, टॉपर, तमाम कंपनियों को खरीदा और अपने जो फंड इन्होंने लिया था अपने $22 बिलियन की वैल्यूएशन पर, उसमें जो पैसा मिला उससे इन्होंने धीरे धीरे अपनी ग्लोबल रीच बनाना शुरू किया। ग्लोबल रीच के लिए इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 की स्पॉन्सरशिप भी हासिल की, जिसमें लियोनेल मेसी और शाहरुख खान जैसे एक्टर्स को अपने ब्रांड के रूप में एंडोर्स करने के लिए रखा, ब्रांड एंडोर्स करने के लिए एम्बेसडर के रूप में रखा। इन्होंने उसी साल, जब कोरोना का टाइम था, उसी साल इन्होंने क्रिकेट की जो जर्सी भारत की है उसकी भी इस टाइटल स्पॉन्सरशिप ली। तमाम ये विज्ञापन के दौर थे जिस बीच में बायजूस लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे थे। 2007 से शुरू हुआ ये सफर 2022 में फीफा वर्ल्ड कप में ग्लोबल रीच पहुंचाने तक सुर्खियों में आ गया। लेकिन ये सुर्खी ज्यादा लंबे समय तक नहीं बची। जिस दौर में लगातार कंपनी एक्सपेंड कर रही थी, उसी समय बायजूस पर आरोप लगा कि इन्होंने कुछ फंड की हेराफेरी की है। आरोप था कि लगभग
$500 मिलियन, यानी कि आराम से आज की भाषा में बात की जाए तो लगभग 4,500 करोड़ रुपए की फर्जी बिलिंग करके पैसे को भारत से बाहर भेज दिया है। किसी एक और कंपनी के नाम पर इन्होंने पैसे को बाहर अपने लिए निकालकर कंपनी से बाहर भेज दिया है। उसके बाद लेनदारों ने इनके पैसे मांगने शुरू किए कि जो हमने पैसा दिया है वो लौटाना शुरू करिए। जब ये नहीं दे पाए, कई जगह जब ये अपने फाइनेंसेस में खराब जो खर्च है उसको शो नहीं कर पाए, लेनदार जब खड़े रहे उनको देनदारी नहीं कर पाए, और कई ऑडिटर्स का इनके साथ जब साथ छोड़ने का बात निकल कर आना शुरू हुआ तो ये विवादों में आने शुरू हुए। इनकी कंपनी की ऑडिट करने वाली डेलॉइट ने जैसे ही इनका साथ छोड़ा, सवालों में ये घिरने शुरू हुए कि आफ्टर ऑल इन्होंने कहीं ना कहीं अकाउंट्स में कुछ हेरफेर की है। वहीं से इनका ग्राफ गिरना शुरू हुआ। जब गिरना शुरू हुआ तो 2023 में खुद रविंद्रन बायजूस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा कि कंपनी की वैल्यू अब $0 रह गई है। इस तरह से एक कंपनी जिसने इतने $1 बिलियन तक का फंड रेज किया, $22 बिलियन की वैल्यूएशन पर जाकर खड़ी हुई, उसके ही संस्थापक के द्वारा उसे जीरो करार कर देना बहुत से लोगों के पैसे, बहुत से लोगों के रोजगार, बहुत से लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला था। तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो इनके ऊपर केस करने निकल पड़े। इन्हीं केस के सिलसिलों में बायजूस लगातार चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। आरोप है कि इन्होंने $533 मिलियन की हेरफेर की है। इन्होंने एक और कंपनी के नाम से इस पैसे को अपने यहां से निकालकर देश के बाहर भेजा। हालांकि बीच बीच में बायजूस अपने ट्वीट्स के माध्यम से अपनी वापसी के बारे में कहते रहते हैं। उनका कहना है कि वो वापसी का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कतर अथॉरिटी जो सॉवरेन फंड लगाती है कतर का, उनके द्वारा सिंगापुर में ये केस के ऊपर तारीख कही गई थी। मतलब सिंगापुर के अंदर जो केस इनके ऊपर चल रहा था उसमें कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की एक सहायक कंपनी ने मामला दर्ज कराया था। सिंगापुर में मामला चल रहा था, इनसे इनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था, ये उसे नहीं दे रहे थे क्योंकि जो भी संपत्ति अटैच की जा सकती है उसकी जानकारियां मांगी जा रही थी। ये देने से बच रहे थे, इसी के चलते इनको 6 महीने की सजा सुना दी गई है। इन पर 67 लाख रुपए का जुर्माना भी रखा गया है। ऐसे में रविंद्रन ने क्या कहा? तो रविंद्रन ने कहा कि हमारे लेनदारों से हमारी लगातार बातचीत चल रही है, उनके साथ में बातचीत नेगोशिएशन राउंड में है। कोर्ट में प्रेजेंट ना होना और दस्तावेज ना देने का यह मामला है। दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाएंगे, मामला सेटल हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर बायजूस अभी भी अपनी वापसी को लेकर के डटे हुए हैं। उनका मानना है कि वो इस पूरी कहानी में वापस लौट कर आएंगे और अपने जो लेनदार हैं उनको कर्ज चुकाकर और इस तरह के मसलों से बचकर फिर से शायद बायजूस को खड़ा करेंगे। खैर, भविष्य में जो भी होगा आपको बताया जाएगा। ये अपडेट था। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ आई हो। अगर आपको समझ आई है तो साथियों से साझा करें।